तुम्हारी आंखें हैं या गाड़ी की हेडलाइट्स जो हर वक्त फ्यूज रहती है। तुम्हें नजर नहीं आया कि मैं गाड़ी मोड़ रही हूँ, सीधा आकर टक्कर मार दी और अब मासूम बनकर ऐसे बैठे हो जैसे दूध पीते बच्चे हो। हालांकि पूरे 24 साल के हो चुके हो। इस उम्र में लड़के घर संभालते और तुम थाने संभाल रहे हो। थाने के बाहर लकड़ी के सख्त बेंच पर बैठी 21 साल जोबिया ने गुस्से से अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ते बराबर में बैठे जैन को लताड़ा, जो बड़ी बड़ी बेनियाजी से दीवार से लगे पोस्टर को पढ़ने की अदाकारी कर रहा था। जोबिया की बात सुनकर जैन ने आहिस्ते से उसकी तरफ रुख किया और इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, मोहतरमा, मेरी उम्र पर मत जाए आप। मेरा दिल अभी भी जवान है और आप जो खुद अभी कल परसों 21 की हुई है ना, आपको वो गाड़ी की चाबी भी नहीं मिलनी चाहिए थी। अभी गुड़ियों से खेलने की उम्र है और चलती हैं ड्राइविंग करने। और हाँ, मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले ये सोच रही थी कि मैं मिर्जा मिठाई वाले के इकलौता वारिस हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो पूरा शहर मिठाई से महरूम हो जाता। लेकिन तुम्हें क्या परवाह, तुम्हारा शेख करियाना स्टोर पर तो वैसे भी मक्खियों के अलावा कुछ नहीं आता। खबरदार जैन, मेरे कारोबार बाबा के कारोबार के बारे में कुछ कहना। तुम्हारे बाबा की दुकान पर तो लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो उधार देते हैं, वरना वो बासी मिठाई कोई भी मुफ्त ना ले। और तुम वारिस नहीं बल्कि अपने खानदान के लिए आजमाइश हो। अभी बाबा को आने दो, वो तुम्हें और तुम्हारे शाही खानदान को बताएंगे कि इज्जतदार लोग थाने कचहरी से कितना दूर रहते हैं। जोबिया ने तान पीसकर अपनी खानदानी बर्तरी जताई तो जैन हंस पड़ा और बोला, हाँ, इज्जतदार और तुम? अरे बीबी, पूरा मोहल्ला जानता है कि शेख साहिब 1 रुपया गिर जाए तो उसे ढूंढने के लिए टॉर्च की बैटरी खर्च नहीं करते, बल्कि चांद की रोशनी का इंतजार करते हैं। उसे कंजूसी कहते हैं, इज्जत नहीं। अभी वो दोनों अपनी ही खानदानी तारीख और उम्रों के ताने दे ही रहे थे कि हवालात का दरवाजा खुला और एक मोटे से हवलदार ने बाहर निकलकर डंडा मेज पर मारा। ओए, तुम दोनों की चिपकी खत्म नहीं हुई अभी तक? ये थाना है, कोई शादी हॉल नहीं जो तुम लोग अपने शजराए नस्ब खोल कर बैठे हो। साहिब बुला रहे हैं, अंदर चलो और मुंह बंद रखना, वरना हवालात की हवा खिला दूंगा दोनों को। हवलदार की दहाड़ सुनकर जैन और जोबिया दोनों सहम गए। जैन ने धीरे से खड़े होते जोबिया के कान में सरगोशी की, लो जी, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी कंजूस बाबा और मेरे जज्बाती बाबा की एंट्री होने वाली है। अल्लाह ही बचाए इस थाने को आज इन दो अजीम खानदानों के टकराव से। हमें किसी बचाने वाले की जरूरत नहीं है, बस दुआ करो कि मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की शक्ल देखकर दोबारा गुस्सा में ना आ जाए, वरना जुर्माना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जोबिया ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और दोनों सर झुकाए हवलदार के पीछे थानेदार के कमरे की तरफ चल दिए। मेरे बेटे को फौरन छोड़ दे थानेदार साहब, मैं लिख के देता हूँ कि गलती इस शेख की बेटी की होगी। ये लोग तो पैदाइशी ड्राइविंग नहीं जानते। इनके हाथ में गाड़ी देना ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में इस तरह दे देना। जहन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपने वालिद मिर्जा साहब की गर्जदार आवाज सुनी, जो मेज पर हाथ मारकर थानेदार को समझा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि थानेदार कुछ बोलता, दूसरे कोने से शेख साहब तड़प कर बोले, खबरदार मिर्जा, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। तुम्हारा बेटा तो आवारा गर्द है, सारा दिन गलियों में मटर गश्त करता है। मेरी बच्ची तो कॉलेज से सीधी घर आ रही है। तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के आगे फेंक दी ताकि पैसे बिटोर सके। पैसे और तुमसे? अरे शेख साहब, पूरा शहर जानता है कि तुम्हारी जेब से पैसा निकलवाना शेर के मुंह से नवाला छीनने के बराबर है। मैं तो हैरान हूं कि तुमने अपनी बेटी को गाड़ी दिला कैसे दी, जरूर वो भी सेकंड हैंड ही होगी। मिर्जा साहब ने तंजीह कहका लगाया तो शेख साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। थानेदार बेचारा सर पकड़ कर बैठा था और दोनों बापों की लड़ाई देख रहा था, जो अपने बच्चों की रहाई की बात करने के बजाय एक दूसरे की खानदानी तारीख बयान करने में मसरूफ थे। खामोश हो जाओ दोनों, ये सरकारी दफ्तर है, तुम्हारे मोहल्ले का चौक नहीं। अगर एक लफ्ज और बोला तो बच्चों के साथ तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा। ये दोनों बच्चे रिहा है, लेकिन नुकसान का जुर्माना आधा आधा भरना पड़ेगा। और खबरदार, जो आइंदा ऐसी शिकायत आई। थानेदार ने आखिरकार मेज पर जोर से डंडा मारकर फैसला सुनाया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। जैन ने मौका गनीमत जाना और आहिस्ते से बोला, अब्बा, जल्दी से पैसे दे, वरना अंकल शेख को दिल का दौरा पड़ जाएगा। अगर उन्हें पता चला कि सरकारी चाय पानी का खर्चा भी देना है। हाँ हाँ, दे रहा हूँ, और शेख तुम भी निकालो पैसे, या वो भी मैं ही दूँ? मिर्जा साहिब ने बटुए से नोट निकालते हुए शेख साहिब से एक और तंज किया। शेख साहिब ने मुश्किल जेब में हाथ डाला और पैसे निकालते हुए बड़बड़ाए, आज तो दे रहा हूं, लेकिन अगली बार अपने बेटे को लगाम देकर रखना मिर्जा, वरना मैं थाने कचहरी नहीं दिखूंगा, सीधा अदालत ले जाऊंगा। रुको,
جانے سے پہلے ایک اور کام باقی ہے. تم دونوں پڑوسی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے باہر نکل کر دوبارہ لڑنا شروع کر دو. اسی لیے میرے سامنے ہاتھ ملاؤ اور گلے ملو ورنہ میں چالان ڈبل کر دوں گا. تھانے دار نے نوٹ گن کر دراز میں رکھتے ہوئے اچانک نیا حکم صادر کیا تو مرزا اور شیخ دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. مرزا صاحب نے کراہت سے شیخ صاحب کی طرف دیکھا اور بولے, انسپیکٹر صاحب جرمانہ ڈبل کر دیں, لیکن اس بندے سے ہاتھ ملانے کو نہ کہیں, مجھے الرجی ہو جائے گی. یہ تو اپنے دکان کے ملازموں سے بھی ہاتھ نہیں ملا تھا کہ کہیں صابن نہ خرچ ہو جائے. بکواس بند کرو مرزا, میں خود تم جیسے فضول خرچ انسان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا جس کے ہاتھ ہر وقت مٹھائی کے شیرے سے چپک رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا کرے, سرکاری حکم ہے. شیخ صاحب نے مجبوری میں اپنا ڈھیلا سا ہاتھ آگے بڑھایا. مرزا صاحب نے بھی منہ دوسری طرف کر کے انگلیوں کی پوروں سے ہاتھ ملایا جیسے کوئی بہت ناگوار کام کر رہے ہو. زین اور زوبیہ یہ منظر دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں دو دشمن مجبوری میں دوست نہ بن رہے ہو. تھانے دار نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا, شاباش, اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی گاڑیاں لے جاؤ جو باہر ٹریفک جام کر رہی ہے. تھانے سے باہر نکل کر پارکنگ کا منظر مزید دلچسپ تھا. مرزا صاحب سیدھا اپنی موٹر سائیکل کے پاس گئے اور اس کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹس دیکھ کر چیخ پڑے, ہائے میری رانی, میری برانڈ نیو موٹر سائیکل کا کیا حشر کر دیا. دیکھو شیخ, تمہاری بیٹی نے میرے 50,000 کی گاڑی کو کباڑ بنا دیا. اس کی ہیڈ لائٹ کا شیشہ دیکھو کیسے چکنا چور ہوا ہے. زین نے کھاس کر گلا ساکھ کر آہستہ سے بولا, ابا جذباتی نہ ہو, یہ ہیڈ لائٹ پچھلے 3 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے جب آپ نے اسے کھمبے میں مارا تھا. یہ زوبیہ کی ٹکر سے نہیں ٹوٹی. تم چپ رہو نالائق اولاد, دشمن کے سامنے اپنے باپ کی پول کھول رہے ہو. مرزا صاحب نے زین کو گھورا تو دوسری طرف شیخ صاحب اپنی گاڑی کے بمپر پر لگا ہلکا سا نشان دیکھ کر ایسے رو رہے تھے جیسے گاڑی ٹوٹل لاس ہو گئی ہو. اے میرا نقصان, یہ بمپر میں نے پچھلے ہفتے ہی پالش کروایا تھا. دیکھو زوبیہ بیٹا, کتنا گہرا زخم آیا ہے میری گاڑی کو. اس مرزا کے بیٹے سے تو میں ایک ایک پائی وصول کروں گا. وہاں بس بھی کرے, یہ نشان پرانا ہے, وہ جب آپ نے سبزی والے کے ٹھیلے سے گاڑی ٹکرائی تھی تب کا ہے. کیوں بات کا پتنگر بنا رہے ہیں, چلے گھر چلتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. زوبیہ نے زچ ہو کر کہا تو شیخ صاحب نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی. ادھر زین نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی جس میں ایک زوردار دھماکے جیسی آواز نکلی. دھواں چھوڑتی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مرزا صاحب نے جاتے جاتے شیخ صاحب کو آخری جملہ کسا, شکر کرو شیخ کہ میری گاڑی کا دھواں مچھر مارنے کا کام آتا ہے. یہ بھی تم بھی احسان ہے. چلو زین, ریس لگا لو, تمہارا احسان اور مجھ پر. جاؤ جاؤ اپنا یہ جنریٹر لے کر دفع ہو جاؤ. زوبیہ بیٹا شیشے اوپر کر لو, کہیں اس کھٹارا کی کالک ہماری گاڑی کی سیٹ کو کور کو خرابی نہ کر دے. شیخ صاحب نے جلدی سی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ لاک کیا اور زین کی موٹر سائیکل کے دھوئے میں کھانستے ہوئے وہاں سے نکل گئے. زین اور زوبیہ نے ایک دوسرے کو پچھلی کھڑکیوں سے دیکھا اور بے اختیار دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ آج کا دن تو واقعی یادگار بن گیا. ارے زین کے بچے, تجھے کتنی بار کہا ہے ان شیخوں کے سائے سے بھی دور رہا کر, ان کی تو پرچھائی بھی منحوس ہے. دیکھ آج پھر تھانے کا چکر لگوا رہا. اس منہ پھٹ لڑکی ہے. گھر کے سین میں چارپائی پر بیٹھی لڑکی نے دادی نے ہوکے کا کش لگاتے ہوئے زین کو ڈانٹا جو ان کے پاؤں دبا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے کو بھی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا. دادی کی بات سن کر زین نے مسکین صورت بنائی اور صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا, دادی میں تو شریفوں کی طرح اپنی سڑک پر جا رہا تھا. وہ تو زوبیہ ہے جو ہر وقت لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. آپ کو تو پتا ہے تھانے میں بھی مجھے ہی قصوروار کہہ رہی تھی. وہ تو بھلا ہوا تھانے دار کا جس نے میری معصومیت دیکھ کر جان چھوڑا دی. ہاں ہاں تو بڑا معصوم ہے نا, پورا محلہ جانتا ہے تیری شرافت. کل ہی شیدہ بتا رہا تھا کہ تو اس کی دکان سے ادھار سگریٹ لینے گیا تھا. سچ بتا, کیا گل کھلا رہا ہے آج کل. دادی نے آنکھیں سکیڑ کر زین کو گھورا تو زین کی اوسان خطا ہو گئے. اسے پوری بات بدلنے کی کوشش کی. دادی وہ سگریٹ میری نہیں تھی, وہ تو دوست کے لیے تھی. آپ بھی کن کی باتوں میں آ گئے. آپ کو تو پتا ہے آج زوبیہ کہہ رہی تھی کہ مرزا خاندان کی ناک اونچی نہیں بلکہ ٹیڑھی ہے. میں نے تو بس ہماری عزت بچانے کے لیے اس سے بحث کی تھی. کیا اس کل کی چھوکری نے ہماری ناک پر بات کی؟ اب میں اس کی دادی سے بات کروں گی, بڑی آئی ناک والی. جا میرے لیے پان لے کر آ, اور سن راستے میں اس کے گھر کے آگے سے مت گزرنا ورنہ میرا خون کھول اٹھے گا. دادی نے غصے سے ہوکا ایک طرف کیا اور زین کو حکم دیا,
जैन ने दिल ही दिल में सुक्का सांस लिया कि तीर निशाने पर लगा है। और दादी का रुख अब जोबिया की तरफ मुड़ गया था। अभी जा रहा हूँ दादी, आप बस गुस्सा ना करें वरना बीपी बढ़ जाएगा। और हाँ, वापसी पर मैं गुलाब जामुन लेता हूँ। आजकल आपका मुंह जरा कड़वा लग रहा है। जैन ने जाते जाते अपनी फरमाइश रखी तो दादी ने जूता उठा लिया और जैन हंसता हुआ बाहर गली में भाग खड़ा हुआ। अरे अम्मा जी, ये लड़का फिर भाग गया। मैंने इसे कहा था कि छत से सूखे कपड़े उतार लाए, आपने इसे सर चढ़ा रखा है। सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है। जैन की अम्मी शगुफ्ता बेगम हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर आई और जैन को जाते देख शिकायत की। दादी ने मुंह बनाकर हुक्के की नाली सीधी की और बहू को घूरा। तुम तो चुप रहो शगुफ्ता, ये तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है कि आज वो थाने तक पहुंच गया है। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी बढ़े पड़ेगी तो खुद ही सुधर जाएगा, वरना ये ऐसे ही गलियों की खाक छानता रहेगा। शादी? और जैन की? अम्मा जी, अभी तो वो खुद बच्चा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि आटे दाल का भाव क्या है। किसकी बेटी का नसीब फोड़ेंगे हम। शगुफ्ता बेगम ने चाय का कप दादी के आगे रखा, फिक्रमंदी से कहा। दादी ने गहरा सांस लिया और बुड़बुड़ाई, अरे नसीब तो हमारा फूटा है जो सामने शेखो जैसे मनहूस पड़ोसी मिले है। तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो इसको सीधा कर देगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने तुम्हारे मियाँ को किया था। और सुनाओ छोटे मिर्जा, सुना है आजकल सरकारी मेहमान खाने की सैर करके आए हो, कैसी रही हवालात की ठंडी हवा। गली के नुक्कड़ पर पान वाले शकूर भाई ने जैन को देखते एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया और पान पर चूना लगाते तंजिया सवाल दाग दिया। जैन ने उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा और फिर बड़ी शान से दुकान के थड़े पर कोहनी टिकाकर खड़ा हो गया। अरे शकूर भाई, आप भी किन अफवाहों पर कान धरते हैं। वो तो थानेदार साहब मेरे अब्बा के पुराने क्लास फेलो निकल आए, तो उन्होंने चाय पर बुला लिया था। अब बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना, इज्जतदार लोग हैं, लिहाज करना पड़ता है। अच्छा जी, तो फिर वो शेख साहब और उनकी बेटी भी क्या थानेदार के क्लास फेलो थे जो तुम्हारे साथ वहां मौजूद थे। शकूर भाई ने आंख दबाकर जैन की कहानी का गुब्बारा फोड़ दिया। जैन थोड़ा चीम गया लेकिन फौरन पैंतरा बदल कर बोला, ओहो शकूर भाई, आप नहीं समझेंगे, वो तो सुलह करवाने आए थे। दरअसल जोबिया बेगम माफी मांग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पड़ोसी है, माफ कर देता हूँ। खैर छोड़ो ये सब, दादी के लिए एक मीठा पान लगाए और जरा जल्दी करे वरना घर में दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये लो भाई, तंबाकू पान तुम्हारा। और बेटा, ये मुआफी वाली कहानी किसी और को सुनाना, मैंने खुद देखा है तुम्हारे अब्बा को शेख साहब के साथ मुंह बनाए निकलते हुए। खैर पैसे निकालो, पिछला उधार भी रहता है। शकूर भाई ने पान जैन के हाथ में थमाया। जैन ने जेब में हाथ डाला तो रंग उड़ गया। वो बटुआ घर भुलाया था। उसने बेबसी से शकूर भाई को देखा और दांत निकाल दिए। शकूर भाई, वो बटुआ तो मैं तकिए के नीचे रख कर बुलाया हूँ, ये पान जरा खाते में लिख ले, वादा रहा शाम को पका दे दूंगा। अभी मुझे जाने दे वरना दादी जूता लेकर आ जाएंगी। जाओ जाओ भाई, और तुम्हारे अब्बा अब दोनों बातों के बादशाह हैं, शाम को पैसे ना मिले तो मैं खुद दादी से लेने आऊंगा। शकूर भाई ने सर हिलाया और जैन पान लेकर वहां से भागा जैसे कोई ओलंपिक की रेस जीत कर आया हो। उसे गली में मुड़ते सोचा कि आज का दिन वाकई ही भारी है, पहले थाना, फिर दादी की पेशी और अब ये उधार। बस खैरियत से घर पहुंच जाओ, ये तुम भी आ गए, मेरा सुकून बर्बाद कर ले। अभी थाने से जान छूटी थी कि अब यहाँ गली में खड़े होकर मेरा खून जला रहे हो। क्या तुम्हारे घर में कोई आईना नहीं है जो हर वक्त अपनी शक्ल दिखाने मेरे घर के नीचे आ जाते हो। जोबिया ने अपनी छत की मंडी से नीचे झांकते जैन को डांटा, जो हाथ में दही का प्याला पकड़े बड़े इत्मीनान से ऊपर देख रहा था। जैन ने इसकी जली कुटी बातों का असर लेने के बजाय अपनी जुल्फे सवारी और शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे ओ छत की शहजादी, मैं तुम्हारे दीदार के लिए नहीं खड़ा बल्कि दही लेने निकला था। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी आवाज में इतनी सुरीली है कि खुद ब खुद रुक गए। बस एक मशवरा दूं, ये गुस्सा ना कम किया करो वरना जो ये थोड़ी बहुत अकल है वो भी जलकर राख हो जाएगी। तुम अपनी अकल की फिक्र करो जो शायद पैदाश के वक्त ही अस्पताल में रह गई थी। मुझे पता है तुम जानबूझकर यहाँ खड़े हो ताकि मुझे चिढ़ा सको, लेकिन याद रखो जैन, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। मैं टॉप करती हूँ और तुम हर साल सिपली लेकर पास होते हो। जोबिया ने फखर से गर्दन निकलाई तो जैन ने कहका लगाया और बोला, बीबी, टॉप करना कोई कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि इंसान पढ़े बगैर पास हो जाए, उसे टैलेंट कहते हैं, जो तुम जैसे किताबी कीड़ों में नहीं होता। और वैसे भी मैं ज़हीन इतना हूँ कि प्रोफेसर भी मुझसे डरते हैं कि कहीं मैं कोई
मुश्किल सवाल ही ना पूछ लो। हाँ हाँ, डरते होंगे कि कहीं तुम अहम का ना सवाल पूछकर पूरी क्लास का वक्त ही ना ज़ाया कर दो। जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी अब्बा को आवाज़ दूंगी और फिर वो तुम्हें बताएंगे कि असल टैलेंट किसे कहते हैं। जोबिया ने धमकी दी तो जैन ने घबराहट की अदाकारी करते दही का प्याला संभाला और बोला, अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। तुम्हारे बाबा का नाम सुनते में अपने मुझे अपनी जेब हल्की महसूस होने लगी। अल्लाह हाफिज लड़ाका तेरे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, तेरी जोड़ी सलामत रहे। लगता है लैला ने खिड़की बंद कर ली है। जैनब भी मुड़ा ही था कि गली के कोने में बैठे बाबा माशूक ने आवाज लगाई, जो मोहल्ले का सबसे मॉडर्न फकीर था और अक्सर अंग्रेजी फिल्मों के डायलॉग मारता था। जैन ने झिंझलाकर उसे देखा और बोला, बाबा जी, सुबह सुबह आपको और कोई काम नहीं है क्या? और कौन सी जोड़ी? वो ऊपर जो खड़ी है ना, वो लैला नहीं, बल्कि लैला की दादी है। मेरा दिमाग मत खराब करे और रास्ता छोड़े। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो छोटे मियाँ? इश्क में तो जूते भी खाने पड़ते हैं। तुमने तो सिर्फ बात ही सुनी है। वैसे अगर पैसे नहीं है तो ये दही ही पिला दो, सुबह से गला खुशक हो रहा है। बाबा मशूक ने डिटाई से दही के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया तो जैन ने प्याला सीने से लगा लिया और आंखें दिखाकर बोला, खबरदार जो इस दही को हाथ लगाया, ये मेरी दादी का फ्यूल है। अगर ये घर ना पहुंचा तो मेरा कीमा बन जाएगा। आप जाकर शेख साहब का दरवाजा खटखटाए, सुना है आजकल वो बहुत खैरात बांट रहे। शेख साहब के घर जाओ, वहां तो हवा भी इजाजत लेकर गुजरती है। तुम भी कंजूस निकले, जाओ भागो, वरना दही खट्टी हो जाएगी। बाबा ने मुंह बिगाड़ा और जैन बुड़बुड़ाता हुआ अपने घर के दरवाजे के अंदर घुस गया कि बाहर निकलो तो मुसीबत, अंदर जाओ तो मुसीबत। अरे जैन, ये दही लेने गया था या भैंस का दूध निकालने? आधा घंटा हो गया तुझे गए हुए। मैंने कब से कड़ी का मसाला भून कर रखा हुआ है। जहन जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, उसकी अम्मी शगुफ्ता बेगम ने चमचा हिलाते उसे आड़े हाथों लिया। जैन ने जल्दी से प्याला शेल्फ पर रखा और पसीना पूछते बाहर तराशा, अम्मी, आपको तो पता है गली के हालात का, ट्रैफिक जॉम पे भाई, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना कर आया हूँ। ऊपर से वो बाबा माशूक रास्ता रोके खड़ा था। ट्रैफिक जाम थी या छत पर कोई खास ट्रैफिक के सिग्नल थे जिस पर तुम रुक गए थे? सच सच बता, आज फिर उस जोबिया से लड़कर आ रहा है ना? दादी ने सेन से आवाज लगाई। उनके कान डॉर की तरह तेज थे। जैन ने बौखला कर अम्मी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, दादी आप ही ना बस शक्की करती रहती हैं। मैं तो शरीफों की तरह नजरें झुका कर आ रहा था। वो जो जोबिया ने खुद आवाज दी थी कि मतलब वो पूछ रही थी कि खाला जान की तबीयत कैसी है। देखा शगुफ्ता, मैं ना कहती थी कि दाल में कुछ काला है। वो लड़की जरूर मेरे पोते पर डोरे डाल रही है। कल मैंने उसकी खबर लूंगी, तो जाकर ना मुंह हाथ धो ले। शक्ल से तो लग रहा है जैसे जंग लड़कर आया है। दादी ने हुक्के का कश लगाया और जैन ने लंबा सांस लेकर वहां से खिसकने में ही आफियत जानी। इधर आओ लड़के, ये तुम मेरी छत की तरफ मुंह करके क्या क्या बुड़बुड़ा रहे थे? कहीं फिर कोई साजिश तो नहीं करे मेरे खिलाफ? शेख साहब ने अपने घर के दरवाजे से निकलते जैन को दबोच लिया, जो अभी जोबिया से बात करके मुड़ा ही था। जैन ने फौरन चेहरे पर मासूमियत सजाया और अदब से बोला, अरे नहीं अंकल, साजिश कैसी? मैं तो बस परिंदों से बातें कर रहा था। आपको तो पता है मुझे नेचर से कितना लगाव है। वैसे आज आपने दुकान जल्दी बंद कर दी, खैर तो है? कहीं ग्राहकों ने हड़ताल तो नहीं कर दी? मेरी दुकान की फिक्र छोड़ो और अपना काम करो। तुम बाप बेटा जलते हो मेरे कारोबार से। आज ही दो नए ग्राहक आए थे जिन्होंने मैंने डबल मुनाफा पर सौदा बेचा है। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड, जो तुम लोगों के पास नहीं है। शेख साहब ने अपनी तारीफ शुरू ही कर दी थी कि सामने से मिर्जा साहब अपनी गाड़ी पार्क करते हुए आ गए और शेख साहब की बात सुनकर तंजिया हंसे। बिजनेस माइंड या कंजूस माइंड? शेख साहब, सुना है कल आपने एक बच्चे को टॉफी देने से इनकार कर दिया, ये कह करके दांत खराब हो जाएंगे। अरे अगर इतना ही डर है तो दुकान बंद करके घर बैठ जाओ, क्यों कौम का पैसा जाया करोगे? मिर्जा, तुम अपनी जुबान को लगाम दो। मैं कफायत शुआरी करता हूँ, तुम्हारी तरफ फजूल खर्च नहीं है। और सुना है तुम्हारी दुकान की मिठाई खाकर कल मोहल्ले का कुत्ता बीमार हो गया था। अब क्या इंसानों को मारने का इरादा है? शेख साहब ने जवाब ही बांध किया तो मिर्जा साहब गुस्से से लाल पीले हो गए और आस्तीनें चढ़ाने लगे। खबरदार जो मेरे गुलाब जामुनों के बारे में बकवास की तो, मेरी मिठाई पूरे शहर में मशहूर है। वो कुत्ता तुम्हारी शक्ल देखकर बीमार हुआ होगा। जैन चलो अंदर, इन जैसे लोगों से बात करना भी वक्त का जया है। बिल्कुल अब्बा, वैसे भी अंकल शेख की बातों से मुझे भूख लगने लगी है। चलिए, चलो अंकल, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कल आपके ग्राहक वापस आ जाएंगे। जैन ने जल्दी पर तेल छिड़का और अपने वालिद के पीछे घर में घुस गया।
اس سے پہلے کہ شیخ صاحب کا جوتا اس کا پیچھا کرتا۔ شگفتہ، ارے او شگفتہ بیگم، ذرا فریج سے وہ کل والی مٹھائی تو لاؤ۔ آج میں فیصلہ کر کے رہوں گا کہ میری مٹھائی باسی ہے یا اس شیخ کی زبان خراب ہے۔ گھر میں داخل ہوتے مرزا صاحب نے زور سے آواز لگائی۔ زین کی امی کچن سے گھبرائی ہوئی نکلی اور ہاتھ میں پکڑا بیدل لہراتے بولی، کیا ہو گیا ہے مرزا صاحب؟ آتے ہی کیوں گھر پر سر پر اٹھا لیا ہے؟ ابھی تو صفائی کی تھی، اب کیا مٹھائی گرا کر چونٹیوں کو دعوت دینی ہے؟ تمہاری صفائی کی بات نہیں ہو رہی بیگم، بات میری ساکھ کی ہو رہی ہے۔ اور باہر شیخ کھڑا کہہ رہا ہے کہ میری مٹھائی کھا کر کتا بیمار ہو گیا، تمہیں بھی یہ برفی کھاؤ اور بتاؤ کیا تم بیمار ہو رہی ہو؟ مرزا صاحب نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ایک ٹکڑا زبردستی شگفتہ بیگم کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ذہن صوفے پہ بیٹھ کر ہنس رہا تھا اور بولا، ابا رہنے دے، امی کو کچھ ہو گیا تو روٹی کون پکائے گا؟ اور سے بھی وہ کتا بیمار نہیں ہوا تھا بلکہ زیادہ میٹھا کھا کر اسے شوگر ہو گئی تھی۔ آپ کی مٹھائی ہی ہے ہی اتنی لذیذ۔ دیکھو شگفتہ، بیٹا ہو تو ایسا، ایک تم ہو کہ منہ بنا کے کھا رہی ہو، ایسے جیسے زہر دے دیا ہو، اور ایک یہ میرا شیر ہے جو باپ کے ہنر کی قدر کرتا ہے۔ مرزا صاحب نے خوش ہو کر زین کی پیٹھ تھپتھپائی۔ شگفتہ بیگم نے بمشکل برفی حلق سے اتاری اور پانی کے گلاس پیتے بولی، ہاں ہاں، بہت قدر ہے اسے، تبھی تو دکان پر بیٹھنے کی بجائے سارا دن گلیوں میں پھرتا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ برفی واقعی تھوڑی سخت ہو گئی ہے، اگلی بار کھویا ذرا تازہ ڈالیے گا، ورنہ دام تو میرے بھی ہل رہے ہیں۔ لو جی، گھر والے ہی دشمن بن گئے ہیں، میں جا رہا ہوں سونے، تم ماں بیٹا سازش کر لو میرے خلاف۔ مرزا صاحب ناراض ہو کر کمرے میں چلے گئے اور زین نے امی کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ ادھر گلی میں شیخ صاحب ابھی بھی اپنی گاڑی پر کپڑا مار رہے تھے کہ محلے کا ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ لیے روتا ہوا آیا۔ انکل شیخ، یہ آپ نے کیسی بسکٹ دی ہے؟ اس میں تو بسکٹ ہے ہی نہیں، صرف ہوا بھری ہوئی ہے، امی کہہ رہی ہے پیسے واپس لاؤ اور نہ آپ کی دکان کے سامنے دھرنا دیں گی۔ شیخ صاحب نے ادھر تو دیکھا، ننھے کے سر پر ہاتھ پھیر کر سمجھایا، ارے بیٹا تم نادان ہو، یہ ہوا نہیں، یہ آکسیجن ہے جو صحت کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے تمہاری صحت کا خیال رکھا ہے اور تم پیسے واپس مانگ رہے ہو؟ جاؤ جاؤ گھر جاؤ، بیچا ہوا مال اور نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ لیکن انکل اس میں عجیب سی بو آ رہی ہے، یہ تو ایکسپائرڈ لگتا ہے۔ ننھے نے بسکٹ سونگا اور ناک چڑھائی۔ شیخ صاحب نے فوراً پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھینا اور اپنی جیب میں ڈالتے بولے، یہ بو نہیں ہے، یہ تو اصلی گھی کی خوشبو ہے جو تم لوگوں نے کبھی نہیں سونگی، چلو بھاگو یہاں سے۔ بڑا آیا دھرنا دینے والا، میں نے دکان بند کر دی اور اب کل آنا۔ شیخ صاحب جلدی سے گھر کے اندر گھس گئے اور کنڈی لگا لی، اس ڈر سے کہ کہیں ننھے کی امی واقعی نہ آ جائے۔ باہر ننھا دروازہ پیٹتا رہ گیا، یہاں بھی آ گئے؟ زین، خدا کے لیے مجھے کالج بھی تو سکون سے رہنے دیا کرو، یہ لائبریری ہے، مچھلی منڈی نہیں جہاں تم منہ اٹھا کر چلے آئے ہو۔ زوبیہ نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمی لیکن سخت آواز میں کہا، جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا ہے۔ زین نے میز پر کھولیاں ٹکائی اور بڑے پیار سے بولا، دیکھو زوبیہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری شکل دیکھنے کا، وہ تو مجبوری ہے کہ سر نے پروجیکٹ کے لیے ہمیں پارٹنر بنا دیا۔ میرا دوست بیمار ہو گیا اور سر نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ گروپ نہ بنایا تو مجھے فیل کر دیں گے۔ کیا؟ ہرگز نہیں، میں فیل ہو جاؤں گی، کالج چھوڑ دوں گی، لیکن تمہارے ساتھ پروجیکٹ نہیں بناؤں گی۔ تم سارا کام مجھ پر ڈال دو گے اور خود بس کریڈٹ لینے آ جاؤ گے، مجھے تمہاری رگ رگ کا پتہ ہے۔ زوبیہ نے کتاب بند کی اور جانے لگی تو زین نے جلدی سے اس کا راستہ روکا اور منت بھرے لہجے میں بولا، پلیز یار زوبیہ، میری عزت کا سوال ہے، اگر میں فیل ہو گیا تو ابا مجھے دکان پر بٹھا دیں گے اور میں حلوائی نہیں بننا چاہتا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس تم کام کرو اور میں خاموش رہوں گا، قسم لے لو۔ تم اور خاموش، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، میں صرف اس لیے ہاں کر رہی ہوں کیونکہ وہ فائنل پروجیکٹ ہے اور میں اپنے گریڈز خراب نہیں کر سکتی۔ لیکن میری ایک شرط ہے، تم میرے کام میں بالکل دخل نہیں دو گے اور جو میں کہوں گی چپ چاپ وہی کرو گے۔ زوبیہ نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو زین نے فوراً سر ہلایا، جو حکم سرکار، میں تو گونگا بن جاؤں گا، بس تم پاس کروا دینا، احسان ہوگا تمہارے اس قریب پر۔ خاموش، یہ کون ہے جو مقدس لائبریری کے اصول توڑ رہا ہے؟ اگر ایک لفظ اور نکلا تو دونوں کا لائبریری کارڈ ضبط کر لوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اچانک کتابوں کے ریک کے پیچھے سے مسز طلعت نمودار ہوئی، جو اپنی موٹی اینک اور ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی وجہ سے کالج بھر میں خطرناک خاتون کے نام سے مشہور تھی۔ زوبیہ تو ڈر کر سہم گئی، لیکن زین نے فوراً مسکا لگانے کی کوشش کی، ارے میڈم جی سلام،
आप तो गुस्से में भी ज़्यादा बारब लगती है। हम तो बस इल्मी बहस कर रहे थे। ये ज़ोबिया पूछ रही थी कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा नज़्म ज़ब्त किसका है? तो मैंने कहा, ज़ाहिर है मिसेस तलत का। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें उन्हें पास रखो लड़के। ये लाइब्रेरी है, तुम्हारे अब्बा की मिठाई की दुकान नहीं, जहाँ तुम बातों का शीरा घोल रहे हो। मुझे सब पता है, तुम दोनों पड़ोसी हो और यहाँ घर के झगड़े निपटा रहे हो। चलो बाहर निकलो यहाँ से, वरना प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगी। मिसेस तलत ने जैन की खुशामद को यकसर मुस्तरद करते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। जोबिया ने शर्मिंदगी से अपना बैग उठाया और जैन को कोहनी मारते बोली, चलो तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से अब लाइब्रेरी से भी मतलब बेइज्जत होकर निकलना पड़ रहा है मुझे। जहाँ तुम जाओ वहाँ सुकून हो ही नहीं सकता। देखा, मैंने कहा था ना कि हम मशहूर है। मिसेस दलित को भी पता है कि हम पड़ोसी हैं। लेकिन यार, ये तुम्हारा बैग कितना भारी है, इसमें किताबें हैं या ईंटें बड़ी हुई है? कॉरिडोर में चलते जैन ने जोबिया का मूड ठीक करने के लिए बात बनाई। जोबिया ने गुस्से से उसे देखा और तेज कदमों से चलते बोली, तुम अपनी फजूल बातें बंद करो और ये सोचो कि प्रोजेक्ट का अनुमान क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कि माहौलियाती आलूदगी पर काम करेंगे, प्रोफेसर खुश हो जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी? अरे ये तो बहुत बोरिंग है। क्यों ना हम पड़ोसियों के हकूक और लड़ाइयों पर तहकीक करें। हमारे पास घर का ज़ाती तजर्बा भी है और मवाद भी। अब्बा और अंकल शेख की मिसालें देंगे तो टॉप करेंगे। जैन ने शरारत से मशवरा दिया तो जोबिया रुक गई और संजीदगी से बोली, जैन, अगर तुमने प्रोफेसर के सामने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात की तो मैं वही तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। हम संजीदा मौजू पर बात करेंगे और वो है ही बेरोजगारी। और सच पूछो तो तुम इसकी बेहतरीन मिसाल हो। अब चुप कर, चाप मेरे पीछे आओ। यार जोबिया, ये तुम्हारे घर में एसी नहीं है क्या? जून का महीना है और यहाँ पंखा भी ऐसे चल रहा है जैसे इस पर कर्जा चढ़ा हो। मेरा तो पसीना नहीं सूख रहा। जैन ने चार्ट पेपर पर लकीर खींच दे, कमीज के कॉलर से हवा जली और शिकायत शिकायत की। वो दोनों जोबिया के घर के लाउंज में बैठे प्रोजेक्ट बना रहे थे। जोबिया ने से घूरा और बोली, शुक्र करो पंखा चल रहा है, और अपना काम करो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, वरना मैं बाबा को बुला लूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? पंखा क्यों फुल स्पीड पर चलाया हुआ है? बाहर मौसम कितना अच्छा है। कुदरती हवा लो बेटा। बिजली का बिल क्या तुम्हारे अब्बा भरेंगे जैन? अभी जोबिया की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शेख साहब कमरे में दाखिल हुए और सीधा रेगुलेटर की तरफ जाकर पंखे की स्पीड कम कर दी। जहन ने बेबसी से जोबिया की तरफ देखा और फिर शेख साहब से मुखातिब हुआ, अंकल, बाहर तो लो चल रही है। अगर हम बाहर बैठे तो प्रोजेक्ट के साथ साथ हम भी पापड़ बन जाएंगे। थोड़ा तो रहम खाए। हम तालब इल्म हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठंडी हवाओं के मजे मत लो। और सुनो जैन, ये चार्ट पेपर तुम अपने पैसों से लाए हो ना? जोबिया बेटा, ध्यान रखना कहीं ये हमारे गूंद और कैंची इस्तेमाल ना करे। महंगाई बहुत हो गई है। शेख साहब ने जैन को मशकूक नजरों से देखा और ताकीद करते हुए वहां से चले गए। जैन ने अपना सर पकड़ लिया और जोबिया से बोला, यार, मान गया तुम्हारे अब्बा को। ये बंदा तो सांस भी गिन गिन कर लेता होगा कि कहीं ज्यादा हवा खर्च ना हो जाए। जल्दी काम खत्म करो वरना मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। बस करो जैन, बाबा कफायत शुआर है और ये अच्छी आदत है। अब चुपचाप ये कटिंग करो वरना मैं कैंची तुम्हारे बालों पर चला दूंगी। जोबिया ने कैंची उसकी तरफ बढ़ाई तो जैन ने खामोशी से पकड़ ली और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि जल्द अज जल्द इस कंजूक खाने से रहाई मिले। वेल डन जोबिया, बहुत ही शानदार काम किया तुमने। तुम्हारी रिसर्च और प्रेजेंटेशन दोनों कमाल की है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मायूस नहीं करोगी। लेकिन जैन, तुम्हारा इसमें क्या किरदार था? तुम तो पूरे वक्त ऐसे खड़े रहे जैसे मुजस्समा होते हो। प्रोफेसर साहब ने प्रोजेक्ट फाइल बंद करते तारीफ के दो गोंदे बरसाए और फिर अचानक जैन की तरफ रुख किया, जो बड़ी उम्मीद से अपनी तारीफ का इंतजार कर रहा था। जैन ने फौरन टाई सीधी की और सीना तान कर बोला, सर जी, मेरा किरदार सबसे अहम है। मैंने माहौल फराहम किया है। अगर मैं खामोश ना रहता तो जोबिया कभी इतना अच्छा काम ना कर पाती। मेरी खामोशी ही मेरी कंट्रीब्यूशन है। और फिर ये चार्ट भी तो मैंने ही सीधा पकड़ा हुआ है ना, वरना हवा से उड़ जाता। हाँ हाँ, मान गया जैन तुम्हारी मंतक को। वाकई किसी को काम करने देना भी एक बहुत बड़ा काम है। जाओ तुम दोनों पास हो। और जैन, आइंदा थोड़ी मेहनत भी कर लेना, वरना चार्ट पकड़ने की नौकरी भी नहीं मिलेगी। प्रोफेसर ने हंसते हुए से जाने का इशारा किया। क्लास से बाहर निकलते ही जोविया ने फाइल सैन के सीने पर मारी और तंजिया अंदाज में बोली, वाह बेई वाह, शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें मुफ्त की इज्जत बटोरते हुए। सारी रात जाग कर मैं काम करूं
और सर के सामने हीरो तुम बन जाओ कि मैंने माहौल फराहम किया। अरे, इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं मेरी जान। दुनिया मेहनत करने वालों को नहीं, मैनेज करने वालों को याद करती है। देखो, पास तो हो गए ना हम दोनों। अब शुक्र अदा करो और मुझे कैंटीन से ना समोसे खिलाओ। जैन ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। तो जोबिया ने उसे घूरा और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। जैन भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। उसे जोबिया को चिढ़ाने में जो मजा आता था, वो शायद पास होने की खुशी से ज्यादा था। जोबिया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? मुझे नोट्स के बारे में कुछ समझना था। अगर बुरा ना मानो तो कैंटीन चलकर बात कर ले। जैन भी जोबिया के पीछे आ ही रहा था कि अचानक एक खुश शक्ल लड़का बासित जोबिया के रास्ते में आ गया और बड़ी सलीके से बात की। जोबिया रुक गई और शाइस्तगी से जवाब देने लगी थी कि जैन ने ये मंजर देखा और उसके कदम पहले जम गए। उसके माथे पर बल पड़ गया और वो सीधा करीबी सतून के पास और उसके पीछे जाकर छुप कर उन्हें देखने लगा। तुझे क्या हो गया जैन? तू यहाँ छुप कर क्या जासूसी कर रहा है? जैन की दोस्त एहसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जैन बदक गया और गुस्से से बोला, चुप कर जा, तुझे नजर नहीं आ रहा? वो नया लड़का बासित कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है जोबिया के साथ। देख कैसे दांत निकाल रहा है। इसे पता नहीं है कि जोबिया किसकी, मतलब मेरी पड़ोसन है। हाँ तो पड़ोसन है, कोई जायदाद तो नहीं। वो बात ही तो कर रहा है। तुझे क्यों इतनी आग लग रही है? कि तुझे प्यार तो नहीं हो गया उस लड़ाका त्यारे से? एहसन ने छेड़ा। तो जैन तिल मिला उठा और बोला, बकवास बंद करो। प्यार और उससे सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरा गैरा उसे बेवकूफ बनाए। मैं भी जाकर इसका इलाज करता हूँ। जैन गुस्से से भरा हुआ उनके मेज पर पहुंचा और बासित को नजरअंदाज करते हुए सीधा जोबिया से बोला, चलो जोबिया घर चले। अभी अभी ताया अब्बा का फोन आया था। वो तुम्हें बहुत गुस्से में बुला रहे हैं। शायद कोई इमरजेंसी है। क्या? लेकिन मेरे पास तो फोन है और बाबा ने मुझे कोई कॉल नहीं की। तुम फिर झूठ बोल रहे हो ना जैन? जोबिया ने हैरानी से अपना मोबाइल चेक किया। जैन ने बासित को घूरते दांत पीस कर जवाब दिया, अरे सिग्नल नहीं आ रहे होंगे तुम्हारे। उन्होंने मेरे नंबर पर किया था। अब चलो भी, अंकल इंतजार कर रहे हैं। और मिस्टर बासित, आप नोट्स किसी और से मांग लें, हमारी बस निकल रही है। जैन ने जोबिया को बोलने का मौका दिए बगैर उसे इशारा किया और जोबिया को मजबूरी में उठना पड़ा। जाते जाते जैन ने बासित को ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि दोबारा इधर का रुख किया तो टांगे तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये किसका ट्रक आ गया गली में? ये रास्ता बंद कर दिया सारा। लगता है कोई नई मुसीबत शिफ्ट हो रही है। मिर्जा साहब ने अपनी दुकान पर वापस आते हुए गली में खड़े सामान से बड़े ट्रक को देखकर माथे पर हाथ मारा। लेकिन जैसे ही कार का दरवाजा खुला और एक फैशनी खातून बाहर निकली, मिर्जा साहब का लहजा फौरन बदल कर शहद जैसा मीठा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या आप लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। मैं मिर्जा, सामने वाला घर मेरा ही है। कोई मदद चाहिए हो तो हुक्म कीजिएगा, अपना ही घर समझे। वालेकुम सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया। दरअसल लेबर वाले भाग गए हैं और मेरा बेटा साहिर अकेला ये बाहरी सामान नहीं उठा पा रहा। अगर आप थोड़ी सी मदद करवाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। खातून ने ऐनक दुरुस्त करते हुए दरख्वास्त की। तो मिर्जा साहिब पिघल से गए और फौरन आवाज लगाई, अरे जैन, ओ जैन के बच्चे बाहर निकल, देख मेहमान आया है। जल्दी आ। और ये अटैची केस उठाकर ऊपर पहुंचा। खबरदार जो मना किया, मेहमान नवाजी हमारे खून में है। ऊपर अपनी खिड़की से शेख साहब ये सारा मंजर देख रहे थे और जलकर कोयला हो रहे थे। उन्होंने अपनी बेगम को आवाज दी, देख रही हो बेगम, इस मिर्जा की चालाकियां, नए पड़ोसियों के सामने कैसे नंबर बना रहे। अभी कल तक कह रहा था कि कमर में दर्द है और आज जवानों की तरह उछल रहा है। ये सब ड्रामेबाजी है इसकी। उधर जैन बदली बदली नजरों से बाहरी सूटकेस सीढ़ियां चढ़ा रहा था और बुड़बुड़ा रहा था, कमाल है यार, खुद हीरो बन रहे हैं और मुझे कुल्ली बना दिया है। ये आंटी भी ना आते ही काम पर लगा दिया। पता नहीं कौन लोग हैं। तभी उसकी नजर ऊपर उठी तो जोबिया अपनी बालकनी में खड़ी हंस रही थी। जैन ने उसे घूरा और इशारे से कहा कि आज तो तुम्हारी बारी भी आएगी। वाह क्या शॉट मारा है, जबरदस्त। ये लड़का साहिर तो कमाल का खिलाड़ी है। पहली बार किसी ने जैन की बॉलिंग पर छक्का मारा है। जोबी ने जोश में आकर तालियां बजाई जब नए पड़ोसी साहिर ने जैन को गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। मोहल्ले के बाकी लड़के भी साहिर की तारीफ कर रहे थे, जो बड़े स्टाइल से बल्ले को घुमा रहा था। जैन का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। अगली ही गेंद साहिर ने भी चौका मार दिया और जैन की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी। मैच खत्म होने के बाद जैन मुंह लटकाए गली के कोने में खड़ा था। चिजोबी आवाज से गुड़ी और रुक कर बोली, क्या बात है मिस्टर आइंस्टाइन, आज तो नई पड़ोसी ने तुम्हारी सारी खुशियां निकाल दी। मानना पड़ेगा, साहिर तुमसे बहुत बेहतर खिलाड़ी है।
और तुम बिला वजह उससे जेलस हो रहे हो। ज़ोबिया के मुंह से साहिर की तारीफ सुनकर जैन का खून खौल उठा। वो एक कदम आगे बढ़ा, संजीदगी से बोला, देखो ज़ोबिया, मुझे हारने का गम नहीं है, लेकिन ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी आंखें देखो, कितनी मक्कार है, और ये जो इतना मीठा बन रहा है ना, जरूर कोई गड़बड़ है। तुम इसकी बातों में मत आना। ओहो, तो अब तुम नजूमी भी बन गए हो। अपनी हार को साजिश का नाम मत दो जैन। वो शरीफ लड़का है और तुमसे तो लाख दर्जे बेहतर है। कम से कम वो तमीज से बात तो करता है। अपनी जलन पर काबू पा और जाकर प्रैक्टिस करो। जोबिया ने लापरवाही से हाथ हिलाया और अपने घर में दाखिल हो गई। जैन वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा और खुद कलामी के अंदाज में बोला, तुम नहीं समझोगी जोबिया, लड़का लड़के की नजर को पहचानता है। ये साहिर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है और मैं इसका नकाब उतार कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस कुछ दिन और इंतजार करो। ये मोहल्ला तो सोने की कान है। यहाँ के लोग इतने सादा है कि बातों में आ जाते हैं। खासतौर पर वो सामने वाले कंजूस शेख के पास तो बहुत माल लगता है। इस बात हाथ मारकर सीधा दुबई निकल जाएंगे। रात की सुनाटे में साहिर अपनी बालकनी में खड़ा फोन पर दबी दबी आवाज में किसी को हदायत दे रहा था। उसे गुमान भी नहीं था कि अंधेरे में छत की टंकी के पीछे छुपा जैन उसकी एक एक बात सुन रहा है और फिर मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। जैन ने बमुश्किल अपनी सांस रोकी थी और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि इस वक्त उसका फोन साइलेंट पर है। मैंने कहा था ना जोबिया, इस साहिर कोई हीरो नहीं बल्कि विलन है। अब मानोगी मेरी बात, या अब भी उसे दूध का धुलाई समझती हो? जैन भागा भागा जोबिया के घर की पिछली सड़क खिड़की पर पहुंचा और कंकर मारकर से बुलाया। जोबिया नींद भरी आंखों के साथ खड़ी खिड़की में आई और जैन की बात सुनकर झिंझला उठी। तुम फिर शुरू हो गए। रात के 2 बज रहे हैं जैन, जाओ जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुम्हारा दिमाग पर साहिर का भूत सवार है। खुदा के लिए जोबिया, एक बार मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त मजाक कर रहा हूँ? ये देखो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने अभी अपने कानों से उसे लूट मार के प्लानिंग करते सुना है। अगर आज तुमने यकीन ना किया तो कल तुम्हारे बाबा गंगाल हो जाएंगे। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। जहन ने संजीदगी से जोबिया के दोनों कंधे थामे और उसकी आंखों में झांका। जोबिया एक पल के लिए जैसे साकित रह गई थी, क्योंकि उसने जैन की आंखों में वो हमेशा वाली शरारत नहीं बल्कि अजीब सी फिक्र और सच्चाई देखी थी। उसे धीरे से सर हिलाया और जैन का साथ देने का फैसला किया। भाई साहब, आप क्यों तकलीफ करते हैं? इतनी बड़ी रकम घर में रखना बेवकूफ सही है। आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है। आप ये कमेटी के पैसे मुझे दे दें, मैं बैंक के लॉकर में रखवा दूंगी। वैसे भी मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ। अगले दिन दोपहर को साहिर की अम्मी शेख साहब के ड्राइंग रूम में बैठी थी और बड़ी मिठास से शेख साहब को शीशे में उतार रही थी। शेख साहब, जो पैसों के मामले में बहुत मोहतात थे, उनकी बातों में आ चुके थे और नोटों की गड्डियां मेज पर रख रही थी। खबरदार अंकल, 1 रुपया भी मत दीजिएगा। ये औरत और इनका बेटा फराड है। ये आपके पैसे लेकर रफू चक्कर होने वाले हैं। अचानक जहन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और चीख कर बोला, और उसके पीछे जोबिया भी थी जो घबराई हुई लग रही थी। साहिर की अम्मी एकदम बौखला गई और खड़ी होकर बोली, ये क्या बदतमीजी है शेख साहब? ये आवारा लड़का हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहा और आप सुन रहे हैं? जैन, तुम अपनी हद में रहो। ये हमारे मेहमान हैं और तुमने बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पड़ोसी हो। शेख साहब गुस्से से चिल्लाए, लेकिन जोबिया फौरन आगे बढ़ी और अपने वालिद का हाथ पकड़ कर बोली, बाबा, जैन सच कह रहा है। जरा इनसे पूछे कि पिछले मोहल्ले से रातों रात अपना सामान लेकर क्यों भागे थे। हमारे पास सबूत है बाबा। इनकी बातों में मत आएगा। सबूत? कैसा सबूत? शेख साहब, आपकी बेटी भी इस लड़के के साथ मिल गई। हमें तो इज्जत रास ही नहीं आई इस मोहल्ले में। साहिर बेटा, चलो यहाँ से, हमें अभी पुलिस को बुलाते हैं। साहिर भी वहां मौजूद था। उसने अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैन दरवाजे पर आकर दीवार बनकर खड़ा हो गया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मुस्कुराया। पुलिस तो आएगी आंटी, लेकिन आपको बचाने नहीं बल्कि लेकर जाने के लिए। ये आवाज पहचानते ही साहिब मियाँ, या दोबारा चिल्लाकर बताओ। जैन ने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और ड्राइंग रूम में साहिर की आवाज गूंजने लगी, बस कर दो, बस कुछ दिन और फिर माल समेट कर हम निकल जाएंगे। ये सुनते ही साहिर के चेहरे का रंग फक हो गया और उसकी अम्मी पसीने में शराबूर हो गई। बाहर गली से शोर सुनकर मिर्जा साहब और बाकी मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। ये क्या बकवास है? तुमने मेरी आवाज रिकॉर्ड की? ये जुर्म है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। साहिर ने जैन पर चिपटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि जैन तक पहुंचता
मिर्जा साहब ने बीच में आकर साहिर का गिरबान पकड़ लिया और एक जोरदार धक्का देकर उसे सोफे पर जा गिराया। मिर्जा साहब की मूछें गुस्से से फुड़क रही थी। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश की? ओए फराडिए, मैं तो तुझे फरीद शरीफ समझ रहा था, मगर तू मेरे ही मोहल्ले में डाका डालने आया। और शेख साहब, आप भी कमाल करते हैं। दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अकल तो इस्तेमाल किया करें। अनजान लोगों को अपनी जिंदगी भर की कमाई थमा रहे थे। मिर्जा साहब ने शेख साहब को झुंझोड़ा तो शेख साहब भी होश में आ गए और फौरन आगे बढ़कर साहिर की अम्मी से अपने नोटों की गड्डियां छीन ली और गर्ज कर बोले, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने। पुलिस को मत बुलाए, हम अभी चले जाते हैं, हमें माफ कर दे, गलती हो गई। साहिर की अम्मी ने रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शेख साहब और मिर्जा साहब, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ हमेशा रहते थे, आज दीवार बनकर खड़े थे और मोहल्ले के नौजवानों ने साहिर को घेर रखा था। जैन ने इत्मीनान से मोबाइल जेब में डाला और जोबिया की तरफ देखकर आंख मारी, जैसे कह रहा हो कि मिशन मुकम्मल हुआ, ले जाओ इंस्पेक्टर इन दोनों को। और खबरदार, जो कभी इस इलाके का रुख भी किया, शुक्र है कि हमारे बच्चों ने बर वक्त हमें बता दिया, वरना तो आज हम लुट ही गए होते। पुलिस साहिर और उसकी माँ को गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी और शेख साहब पुलिस वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। गली में सुकून हो चुका था और सब मोहल्ले वाले जैन की तारीफ कर रहे थे। मिर्जा साहब का सीना फखर से चौड़ा हो गया था कि देखो, ये मेरा बेटा है, शेर का बच्चा है। शाम को जैन छत पर खड़ा ठंडी हवा के मजे ले रहा था कि जोबिया वहां आई। वो कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी। उससे हिचकिचाते हुए कहा, थैंक यू जैन, अगर आज तुम ना होते तो बाबा के सारे पैसे डूब जाते। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी। जैन ने मुस्कुराकर जोबिया की तरफ देखा और शरारत से बोला, बस इतना ही, सिर्फ बुरे नहीं हो? अरे मोहतरम, आज तो मान लो कि मैं जीनियस हूँ। और वैसे भी शुक्रिया किस बात का, आखिर पड़ोसी हैं, फिर तुम्हारे बाबा का नुकसान मेरा ही तो नुकसान हुआ ना। तुम्हारा नुकसान कैसे? वो तो मेरे बाबा के पैसे थे, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? विजोविया ने हैरानी से पूछा। तो जैन बात को गोल कर गया और इधर उधर देखने लगा। अरे वो मतलब इंसानियत के नाते कह रहा हूँ ना, तुम हर बात की खाल क्यों उतारती हो? खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि इनाम में क्या मिलेगा, समोसे या फिर कुछ और? जोबिया हंस पड़ी और बोली, जो तुमको, आज तुम हीरो हो तो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो फरमाइश सस्ती होनी चाहिए। ईद मुबारक हो मिस्टर हमसाया, आज तो बड़े चमक रहे हो। लगता है नहा धोकर निकले हो, वरना तो तुम्हारी शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता है। ईद की नमाज के बाद गली में रौनक लगी हुई थी। जोबिया ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर जैन को आवाज दी, जो सफेद शलवार कमीज में मलबूस वाकई कुछ ज्यादा ही हीरो लग रहा था। जैन ने अपनी आवाज की दुरुस्त की और मुस्कुराकर जवाब दिया, खैर मुबारक हो मोहतरमा, तुम भी आज कुछ कम नहीं लग रही। अगर थोड़ा कम बोलती तो शायद बिल्कुल शहजादी लगती। वैसे ईदी का ही मेरी, बड़े होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस गरीब की जेब गरम करो। तुम और गरीब, तुम तो बातों के बादशाह हो और ईदी मांगते हो शर्म नहीं आती है? उल्टा तुम्हें मुझे ईदी देनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पड़ोसन बनना कबूल किया हुआ है। जोबिया ने हंसकर कहा। तो उसी वक्त जैन की दादी लाठी टेकती हुई बाहर आई और जैन के कान खींचते हुए बोली, अरे ओ बेशरम, ईद के दिन तू इस बेचारी को बख्श दे। और सुन जोबिया बेटी, तू फिक्र ना कर, मैंने सोच लिया है कि अब बहू दूर से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब चांद सामने वाले घर में हो तो चिराग लेकर शहर क्यों घूमना? दादी ने कहकर दोनों को मायनी खर्च नजरों से देखा तो जोबिया शर्मा कर अंदर भाग गई और जैन का चेहरा खुशी से टिमटिमा उठा। मैं इस कंजूस शेख की बेटी को अपने घर की बहू बना, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग पैसे बचाने के लिए चाय में चीनी की जगह गुड़ डालते हैं। मेरी नाक कट जाएगी बरादरी में। मिर्जा साहब ड्राइंग रूम में टहल रहे थे और गुस्से से अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे जब जैन ने डरते हुए रिश्ते की बात छड़ी। जैन ने अपनी अम्मी की तरफ देखा, जिन्होंने बेबसी से कंधे उचकाए थे, और फिर जैन ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया और मुंह लटकाकर सोफे पर बैठ गया। ठीक है अब्बा, अगर आपको मेरी खुशी अजीज नहीं है तो ना करें, मैं भी सारी उम्र कवारा रह लूंगा या फिर जोगी बनकर पहाड़ों में निकल जाऊंगा। वैसे भी मेरा इस दुनिया में दिल उठ गया है। ओहो, बड़े आए जोगी बनने वाले, तुमसे 2 घंटे बूट बर्दाश्त नहीं होती और पहाड़ों पर जाओगे? देख जैन, मुझे ना जज्बाती मत कर। मैं तेरी खातिर उस शेख से बात कर तो लूं, लेकिन उसने शादी के खाने में दाल चावल खिलाए तो मैं वहीं
बारात वापस ले आऊंगा। मिर्जा साहब बेटी की बात पर पिघल तो गए थे, लेकिन अपनी शर्त रखना नहीं भूले। जैन ने फौरन छलांग लगाकर बाप को गले लगाया और खुशी से बोला, अब्बा आप फिक्र ही ना करें, खाने का मेन्यू मैं खुद डिसाइड करूंगा, आप बस शेरवानी तैयार रखें। आइए आइए मिर्जा साहब, आज कैसे रास्ता भूल गए हमारी गरीब खाने का, या कोई पुराना उधार चुकाने आए हैं। शेख साहब ने दरवाजा खुला तो सामने मिर्जा साहब को बीमा फैमिली और मिठाई टोकरे देकर हैरान रह गए, लेकिन तंज करना नहीं भूले। मिर्जा साहब ने गहरा सांस लिया और मुस्कुराहट सजाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोले, शेख साहब पुरानी बातें छोड़े, आज हम नई शुरुआत करने आए हैं। अगर आप दरवाजे से हटेंगे तो हम अंदर आकर बात करें, या फिर यहीं गली में खड़े होकर पंचायत लगानी है। ओ आइए आइए आइए, बिजली का बिल बचाने के लिए मैंने लाउंज की लाइट बंद कर रखी थी, अब जला देता हूँ। वैसे भी आप लोग तो उजाले में अच्छे लगते हैं। शेख साहब ने हिचकिचाते हुए रास्ता दिया और सबको ड्राइंग रूम में बिठाया। गर्मी हद से ज्यादा थी। मिर्जा साहब ने पसीना पूछते जैन की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, बेटा देख लो, अगर यहाँ रिश्ता हुआ तो तुम्हें जहेज में एसी की जगह हाथ वाला पंखा मिलेगा। अभी भी वक्त है, भाग चलते हैं। जैन ने अब्बा को घूरा और दांत पीस कर कहा, अब्बा प्लीज अब बस हाँ करवाए, मैं जोबिया के लिए अलग एसी लगवा लूंगा। अब बस शेख साहब के सामने कोई उल्टी बात मत कीजिएगा। बेगम, अरे ओ बेगम, जल्दी से मेहमानों की खास वाली चाय बनाकर लाओ, जो हम सिर्फ वीआईपी मेहमानों को पिलाते हैं। और हाथ साथ वो बिस्किट भी लाना जो पिछली ईद पर बच गए थे। शेख साहब ने किचन की तरफ मुंह करके आवाज लगाई तो जैन के कान खड़े हो गए। उसने डरते डरते पूछा, अंकल ये खास चाय से क्या मुराद है? कहीं वो तो नहीं जिसमें पत्ती की जगह सिर्फ रंग होता है? शेख साहब ने कहकर लगा कर बोले, अरे नहीं बेटा, खास चाय होती है जिसमें चीनी कम होती है ताकि मेहमानों की सेहत खराब ना हो। मैं तुम लोगों की सेहत का कितना ख्याल रखता हूँ। अच्छा शेख साहब, अब काम की बात पर आते हैं। ये मिठाई का टोकरा रखें और मेरी बात गौर से सुने। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये पड़ोस अब रिश्तेदारी में बदल जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। मिर्जा साहब ने आखिरी बम फोड़ दिया था। कमरे में सुनाटा छा गया। शेख साहब ने एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी इख्तियार की और फिर पर्दे के पीछे छुपी जोबिया को आवाज दी, जोबिया बेटा जरा बाहर आओ। ये मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, क्या तुम राजी हो? जोबिया पर्दे से बाहर आई। उसके हाथों में ट्रे थी जो कि कांप रही थी। उसने खामोशी से सर झुका लिया, जो कि हाँ का सबसे बड़ा सबूत था। जैन ने मौका संभालते हुए जल्दी से बोला, अंकल देखे, जोबिया की खामोशी का मतलब हाँ है। और वैसे भी अगर मैं दामाद बन गया तो आपको मिठाई पर लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा। सोच ले कितना फायदा है। डिस्काउंट? अरे पगले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शेख साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर मिर्जा साहब को गले लगा लिया और जज्बाती होकर बोले, मिर्जा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, हम समधी बन गए हैं। चलो आज से तुम्हारी फजूल खर्ची और मेरी कंजूसी दोनों माफ, लेकिन एक शर्त है, शादी का सारा खाना तुम करोगे और मेहमानों की गिनती मैं करूंगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा प्लेट जाया ना हो। मंजूर है शेख, मंजूर है। तुम गिनती कर लेना, मैं खिला दूंगा। चलो इस बात से वो खास चाय रहने दो, मेरी दुकान के ताज़ा गुलाब जामुन खाओ, मुंह मीठा करो समधी जी। मिर्जा साहब ने मिठाई का डिब्बा खोला और जैन और जोबिया ने एक दूसरे को देखकर सुख का सांस लिया कि वलाखिर ये तारीख डील कामयाब हुई। देखो जैन, ये मैंने मेहंदी से तुम्हारा नाम हथेली पर लिखा है। अब ये रंग कभी नहीं उतरेगा, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। मेहंदी की तकरीब में शोर शराबे से दूर जोबिया ने अपना हाथ जैन के सामने किया, जिस पर खूबसूरत डिजाइन के बीच जैन लिखा हुआ था। जैन ने शरारत से अबरूज गाते हुए पूछा, अरे ये तो साबुन से धोने से उतर जाएगा पगली। असल नाम तो वो होता है जो दिल पर लिखा जाए। और वैसे भी तुमने मेरा नाम इतना छोटा क्यों लिखा? जगह बचा रही थी या मेहंदी? लगता है शेख साहब की बेटी होने का पूरा सबूत दे रही हो। तुम्हारी जुबान ना कभी बंद नहीं हो सकती। एक तो मैंने इतने प्यार से लिखा और तुम इसमें भी कीड़े निकाल रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। जोबिया ने मुंह फुलाया तो जैन हंस पड़ा। फिर उसका हाथ थाम कर बोला, अच्छा बाबा मजाक कर रहा था। ये नाम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। वादा करता हूँ कि दुनिया और जिंदगी भर तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट कायम रखूंगा। अब नाराजगी खत्म करो, वरना लोग कहेंगे कि दुल्हा अपनी दुल्हन पर मेहंदी से लड़ रहे हैं। अल्लाह हाफिज बाबा।
ज़ोबिया हिचकियाँ लेते हुए बमुश्किल इतना ही बोल पाई और ज़ारों की तार रोते अपने बाबा के गले लग गई। शेख साहब भी नम आंखों से सर हिला रहे थे। जैन ने आगे बढ़कर नरमी से ज़ोबिया को गाड़ी में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर बैठते टिश्यूज की तरफ बढ़ाया। बस कर दो ज़ोबिया, खुदा का खौफ करो, उस सामने तुम्हारा घर है। तुम कोई 7 समंदर पार तो नहीं जा रही। अगर यहाँ गाड़ी में बैठकर ज़ोर से चीखोगी तब भी तुम्हारे बाबा को ना आवाज़ चली जाएगी। ये कीमती आंसू बचा कर रखो, बेहिस इंसान। ज़ोबिया ने उसे डांटा तो जैन मुस्कुराकर शीशे नीचे कर दिया और इशारा किया कि बाहर देखो। गाड़ी के पास खड़े शेख साहब फूलों को हाथ लगाकर अफसोस कर रहे थे कि मिर्जा इतने फूल, इन पैसों से 2 महीने का राशन आ जाता। और मिर्जा साहब सीना तान कर जवाब दे रहे थे कि शेख साहब ये राशन नहीं टशन है, मेरी इकलौती बहू की सवारी है, कंजूसी अपने घर तक रखो। देखा, इन दोनों की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। चलो हम अपनी कहानी शुरू करें। जैन ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ मोड़ने के बजाय उल्टी सिमत में मोड़ ली। ज़ोबिया ने हैरानी से टोका, अरे ये कहाँ जा रहे हो, घर तो पीछे रह गया। जैन ने स्ट्रिंग पर तबला बजाते जवाब दिया, जानता हूँ मेरी जान, लेकिन अगर 10 सेकंड में बारात पहुंच गई तो रुखसती की तौहीन होगी, इसलिए पूरा मोहल्ला घूम कर जाएंगे ताकि हमें भी लगे कि शादी हुई है। तुम पागल हो जैन। ज़ोबिया हंस पड़ी और जैन ने एक हाथ से उसका हाथ थामा और संजीदगी से बोला, घर सिर्फ सड़क की इस पार से बदला है, दुनिया नहीं। बस फर्क इतना है कि अब लड़ाई अलग अलग छतों से नहीं, एक ही कमरे में होगी। मंजूर? मंजूर। लेकिन जीत हमेशा मेरी होगी और ना मैं पैदल ही लेके चली जाऊंगी। धोबी ने मुस्कुराकर धमकी दी तो जैन ने कहका लगाया और गाड़ी घुमाकर वापस अपने घर के गेट पर ला खड़की और जोबिया की आंखों में देखकर बोला, फिक्र न करो बेगम, तुम मिर्जा की कैद में हो, जहां से जमानत मुमकिन नहीं। चलो अब नीचे उतरो, मुझे भी भूख लगी है।